नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। ऑनलाइन गेमिंग ऐप इन दिनों काफी चर्चाओं में है, क्योंकि इन दोनों कुछ सामाजिक तत्व युवाओं को टारगेट कर धर्मांतरण के मंसूबों को पूरा करने की जुगत में जुटे हुए हैं। बता दें कि इससे पहले भी मोबाइल गेमिंग ऐप बच्चों के ब्रेन वॉश और उन्हें अपराध की ओर प्रेरित करने के लिए काफी चर्चा में रहा था और इससे जुड़े तमाम मामले सामने आए थे। वहीं एक बार फिर से ये युवाओं का ब्रेन वॉश और धर्मांतरण का जरिया बनता जा रहा है, जो कि आने वाले समय में सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वहीं इस पर सीएम धामी ने कहा है कि ये एक सोची समझी साजिश है और सरकार इस पर सख्ती से काम करेगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभी कैंचुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी ये जानकारी निकल के सामने आ रही है कि अब जो गेमिंग ऐप है वो उत्तराखंड में भी एक्टिव होते हुए नजर आ रही है, और क्या कुछ जानकारी इससे जुड़ी हुई आपके पास है? बिल्कुल, ये समझा जा सकता है कि उत्तराखंड में इस गेमिंग के जरिए जो ऑनलाइन गेमिंग है उसके जरिए एक बार फिर युवाओं को टारगेट करने की बात सामने आ रही है। तो युवाला में मामला सामने आ चुका है, जिसमें एक युवक जो पिछले एक लंबे समय से अपने घर से बाहर नहीं निकला था, ऑनलाइन गेमिंग के जरिए वो हिंदू होने के बावजूद भी 5 वक्त की नमाज यहाँ पर पढ़ रहा था। सीधे तौर पर जो मुस्लिम कल्चर था उस मुस्लिम कल्चर को अपनाने की बात वो यहाँ पर करता था, और ये सीधे इस तरह की जो पुष्टि हो वो सिर्फ उसके घर वालों की तरफ से कहा गया था कि ज़्यादातर मोबाइल पर ऑनलाइन गेमिंग के जरिए ये सब उसके जो बदलाव था, उसका जो दिनचर्या थी उसमें ये सब बदलाव देखने को मिले हैं। जिसके बाद ये कह सकते हैं कि पुलिस अब इन सब पूरे मामलों पर अब नए तरीके से अपनी जांच आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है कि अगर किसी तरीके से इस ऑनलाइन गेमिंग के जरिए उत्तराखंड को में युवाओं को टारगेट करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, तो फिर उस पर किस प्रकार से रोक लगाई जा सकती है, क्या कुछ कानून में विधि सम्मत जो धारा है उन धाराओं में किस प्रकार की कार्रवाई यहाँ पर की जा सकती है। क्योंकि उत्तराखंड में जिस प्रकार से लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो और ऐसे में अभी ऑनलाइन गेमिंग के जरिए युवाओं का ब्रेन वॉश करना, उन्हें दूसरे धर्म से जोड़ने का और दूसरे धर्म से जोड़ने पर दबाव डालना, ये सब चीजें अक्सर यहाँ पर देखने को मिल रही है। और पुलिस अब इस दिशा में काफी एक्टिव और सक्रिय होती हुई नजर आ रही है ताकि अपराधियों को पकड़ा जा सके और इस तरह की जो ऑनलाइन गेमिंग यहाँ पर चल रही है उस पर रोक लगाई जा सके। जी बिल्कुल, एक बड़ा सवाल यही है कि आखिर कौन सा ऐसा गिरोह है जो लगातार एक्टिव होते हुए नजर आ रहा है। पहले केस गाजियाबाद से निकल के सामने आया था, कुछ और राज्यों में देखने को मिला, अब देवभूमि तक ये शिकंजा कसने की तैयारी में है। बिल्कुल, ये समझा जा सकता है कि इस समय देवभूमि में लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं, चाहे वो लव जिहाद से जुड़े हों, लैंड जिहाद से जुड़े हों या फिर धर्मांतरण के दूसरे मामले जो सामने आ रहे हैं, उससे सरकार काफी चिंतित है, प्रशासन काफी चिंतित नजर आ रहा है और लगातार कार्रवाई की बात यहाँ पर कर रही है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई बार कह चुके हैं कि अगर इस तरह के मामले हो रहे हैं देवभूमि में, अगर सौहार्दपूर्ण माहौल बिगड़ने वाला है तो फिर उस पर सरकार सख्त कानून कार्रवाई यहाँ पर करेगी ताकि किसी भी प्रकार से उत्तराखंड की जो संप्रदायता है उसे बचाया जा सके, सौहार्दपूर्ण माहौल को बिगड़ने ना पाए। और जो दूसरे जो इस तरीके के मामलों में जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जा सके। पुलिस अब नए एंगल से ये कह सकते हैं कि अपनी जो जांच की प्रक्रिया उसको आगे बढ़ा रही है, क्योंकि गाजियाबाद के बाद अब उत्तराखंड में भी ऑनलाइन गेमिंग के जरिए युवाओं का ब्रेन वॉश करने का मामला सामने आ चुका है, डोईवाला में मामला सामने आ चुका है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि पुलिस अपना काम अब और तेज गति से आगे बढ़ा रही है ताकि किसी भी प्रकार से जो युवा जो दूसरे धर्मों की तरफ से यहाँ पर जबरदस्ती जो प्रेरित हो रहे हैं, धर्मांतरण यहाँ पर कर रहे हैं, जो ब्रेन वॉश जिनका यहाँ पर किया जा रहा है उस पर विराम लगाया जा सके और उत्तराखंड का जो माहौल है, जो उत्तराखंड की पहचान है, वो यहाँ पर उसकी छवि धूमिल ना हो सके, ऐसी कोशिश यहाँ पर सरकार की तरफ से की जा रही है। जी बिल्कुल, लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है अभी कि जो इस पूरे धर्मांतरण प्लान का मास्टरमाइंड था बदोश की गिरफ्तारी हो चुकी है, उसके बाद भी ये केसेस निकल के सामने आ रहे, जो कि काफी चौंकाने वाली बात है। और ऐसे में अब लग रहा है कि लंबी चैन जो है वो दिखाई दे रही है, आका कोई और है इसका, ये जानकारी भी निकल के सामने आ रही है, क्योंकि बद्दों की गिरफ्तारी हो चुकी है पर केसेस निकलना बंद नहीं हुए हैं अभी। जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि पुलिस की जो साइबर सेल है वो लगातार इस दिशा में काम कर रही है। पुलिस किस प्रकार से अपने आप को आधुनिकरण के इस दौर में इन सब चीज़ों से निपट पाती है, किस प्रकार से इन सब चीज़ों को विराम लग पाती है, ये बड़ा सवाल है निशान इस समय पुलिस के सामने खड़ा है। क्योंकि कई लोग इसमें अभी तक ये कह सकते हैं कि पुलिस की हिरासत में आ चुके हैं, लेकिन जिस प्रकार से इसकी चैन आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, कड़ी दर कड़ी
पुलिस के सामने इसकी जूती नजर आ रही, तो ऐसे में लगता है कि पूरा सिंडिकेट, पूरा गिरोह इस दिशा में काम कर रहा है और उन सब चीजों की तलाश पुलिस की तरफ से की जा रही है। क्योंकि जो मामले अभी तक सामने आ पाए हैं, जिनसे अभी तक पूछताछ यहाँ पर हो पाई है, उसमें साफ तौर पर इस बात की ओर इशारा किया गया है, जो पुष्टि जिसकी हो पाई है वो यही है कि ऑनलाइन गेमिंग के जरिए युवाओं के मस्तिष्क से उन सब चीजों को प्रेरित करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, ब्रेन वॉश यहाँ पर किया जा रहा है, ताकि वो दूसरे धर्मों को यहाँ पर अपना सकें और एक कह सकते हैं कि लव जिहाद के लिए उनको प्रेरित करने की कोशिश यहाँ पर की जा सके। तो ये बड़ा गंभीर विषय है। पुलिस इस दिशा में अब त्वरित एक्शन प्लान के साथ कई केस लव जिहाद के भी निकल के सामने आए और लैंड जिहाद की भी केस निकल के सामने आए। अब नया मामला ये गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण का निकल के आया है। तो अभी तक कितने मामले ये सामने आए हैं देवभूमि में? देखिए, ऑनलाइन गेमिंग के जरिए ब्रेन वॉश करने का ये पहला मामला अभी तक डोईवाला में सामने आ चुका है। लव जिहाद के ये कह सकते हैं कि पिछले 2 महीने के भीतर लगभग आधा दर्जन से ज्यादा मामला के लिए देहरादून में यहाँ पर नोटेट हो चुके हैं। आपको उत्तरकाशी जनपद में मामले आ चुके हैं, पिथौरागढ़ जनपद में मामले आ चुके हैं, चमोली जनपद में मामले सामने आ चुके हैं और लगातार इस तरह की जो घटनाएं हैं वो और बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो पुलिस के संज्ञान में अभी तक मामले आ चुके हैं। लेकिन जिस प्रकार से उत्तराखंड का सौहार्दपूर्ण माहौल बिगड़ने की दिशा में कदम यहाँ पर बढ़ाए जा रहे थे, उस पर पुलिस ने काफी हद तक अपना विराम यहाँ पर लगाया है और कोशिश यही है पुलिस प्रशासन की कि जो इस तरीके के मामले यहाँ पर बढ़ रहे हैं उस पर विराम लगाया जा सके। जो लोग इस तरह के मामलों को बढ़ाने में जो लोग संलिप्त हैं उनकी गिरफ्तारी यहाँ पर की जा सके। जी, अगर बात की जाए तो जैसे आपने जानकारी दी कि डोईवाला से भी एक केस निकल के सामने आया गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण का, तो कैसे पता चला परिवार वालों को कि धर्मांतरण का खेल यहाँ पे रचा जा रहा है? क्योंकि गाजियाबाद की बात की जाए तो वहाँ पे नमाज पढ़ने 5 बार जाया जाता था उस बच्चे की तरफ से, तो यहाँ पे कैसे जानकारी मिली परिवार वालों को और बाकी लोगों को? बिल्कुल है, यहाँ पर पुलिस को ये कह सकते हैं कि जो मुखबिर होते हैं, मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई यहाँ पर हुई थी, जिसमें एक युवक अपने ही घर में 5 वक्त की नमाज यहाँ पर पढ़ता था, जबकि ये युवक का जो पूरा परिवार है वो हिंदू परिवार है, सालों से यहाँ पर रहते हैं और किसी भी प्रकार से परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हुआ हो या मुस्लिम कम्युनिटी के साथ जाने काम करता था। अकेला यही एक युवक था जो इस तरीके की गतिविधियां यहाँ पर कर रहा था। यानी वो अपने सिर्फ कह सकता है कि अपने माता से अपने सिर्फ बातें करता था, उनके साथ बातों को शेयर भी करता था, परिवार के किसी भी दूसरे व्यक्ति से वो कोई बातचीत यहाँ पर नहीं करता था। अपने ही कमरे में बैठकर मुस्लिम किताबों को, मुस्लिम समुदाय से जुड़ी जो किताबें थी उनको पढ़ने का काम करता था। उसका ये कह सकते हैं कि किस प्रकार से उन लोगों का रहन सहन होता है, किस प्रकार से लोग काम करते हैं, उन सब चीज़ों को अडॉप्ट करने का वो काम करता था। 5 वक्त की रोजाना वो नमाज यहाँ पर अदा करता था। तो ये सीधे तौर पर जैसे ही मामला खुलासा, इस मामले का खुलासा हुआ, पुलिस की तरफ से त्वरित कार्रवाई की गई। युवक के साथ साथ युवक के जो परिजन हैं उनको भी थाने में लाने का काम यहाँ पर किया गया था, उनसे पूछताछ यहाँ पर की गई थी। फिलहाल अभी पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। तफ्तीश यहाँ पर करी कि इस पूरी तरीके से जो वीडियो गेम के माध्यम से ये लड़का जो मुस्लिम के प्रति जो आकर्षित हुआ था, उसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, इस तरह से इनको आगे बढ़ाने या इनको इस तरह से धर्मांतरण के लिए जबरदस्त प्रेरित किया जाता है, उन सब चीजों की तलाश पुलिस यहाँ पर कर रही है। जी बिल्कुल, बड़े स्तर पर ये पूरा चैन बना हुआ है और बहुत जरूरी हो जाता है कि जल्द से जल्द इनके आका को गिरफ्तार करें। बहुत बहुत शुक्रिया अभय तमाम जानकारियों के लिए आपका। पुलिस प्रशासन को सतर्कता की गई और हमारा सोशल मीडिया भी मॉनिटरिंग भी हो रहा है। अभी तक ऐसा कोई प्रकरण पुलिस के संज्ञान में, हमारे पुलिस मुख्यालय के संज्ञान में नहीं। सर, इससे पहले अगर मोबाइल गेमिंग की बात करें तो पहले जो मामले सामने आते हैं 2-3 साल पहले की बात करें तो उसमें अपराध को बढ़ावा देने वाले मामले से लोग प्रेरित होकर अपराध करते थे, लेकिन अब उसमें ब्रेन वॉश का जरिया बनता जा रहा है, समाज का जरिया बनता जा रहा है। इसके वही हमने कहा जो हमारी जो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग है, तो साइबर स्पेस में ऐसे ही कार्रवाई की जा रही है, जैसे भी कानून के विरुद्ध कार्रवाई हो रहा है, तो उनका हमारा मॉनिटरिंग है। जहाँ पे कहाँ जरूरत पड़ते हैं हम वहाँ पे सुधार मामला को संज्ञान में लेके कार्य। निश्चित रूप से इसके अंदर बहुत बड़ा कोई न कोई मैं कहूँ कि एक साजिश है या बहुत सोची समझी रणनीति है जिसके तहत ये हुआ है। लेकिन उत्तराखंड में अब सभी लोग इसमें जागरूक भी हुए हैं और सरकार भी इस पर अब सख्ती से काम करेगी और इसको बिल्कुल आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा।
और उत्तराखंड में तीसरी बार G20 की बैठक होने जा रही है, जिसको लेकर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि नरेंद्रनगर में पहले ही एक बैठक हो चुकी है और इस बैठक के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया गया था, जो तीसरी बैठक के लिए भी काम आ रहा है। मंत्री ने बताया कि इस बार त्रिवेणी घाट पर गंगा आरती आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा है कि सभी संबंधित विभागों को 20 जून तक का अल्टीमेटम दे दिया गया है। साथ ही प्रेमचंद अग्रवाल ने सीएम और पीएम का धन्यवाद अदा किया कि उत्तराखंड में पहली बार G20 बैठक आयोजन करने का मौका मिला है। देखिए, वैसे तो आप जानते हैं कि इससे पहले भी एक बैठक हुई है ऋषिकेश में, यानी नरेंद्रनगर में, और अभी तक 2 बैठकें हो चुकी है, रामनगर और ऋषिकेश में। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले हमने डेवलप किया था वो स्थायी तौर पे किया था, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा उसकी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन एक ऐड इसमें ये हुआ कि त्रिवेणी घाट में गंगा आरती होनी है, उसको लेके पूरी तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा विभाग काम कर रहा है। और जितने भी एयरपोर्ट से लेकर वेस्टर्न तक और वेस्टर्न से लेकर त्रिवेणी घाट तक तमाम व्यवस्थाएं, चाहे वो PWD को लेके होंगी, सिंचाई को लेके होंगी, हमारे विभाग की तरफ से होंगी या बिजली विभाग की तरफ से, सभी कंप्लीट लगभग हो गई है। 20 तारीख का उनको हमने टाइम दिया है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस तरह से 2 सफल बैठकें अभी तक हुई है, तीसरी बैठक भी सफल होगी। और इसके लिए विशेष धन्यवाद अपने माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहा हूँ, क्योंकि देश भर में हर राज्य में इस प्रकार की बैठकें जरूर हो रही होंगी, लेकिन हमारे 3 बैठकें हुई हैं, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि उन्होंने हमारे यहाँ ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट पे आरती का जो एक मौका दिया है। ये चूंकि आरती अब बहुत भव्य और दिव्य आरती हो रही है। आपको याद होगा, इससे पहले जब मैं विधानसभा अध्यक्ष था, CPI की बैठक हुई थी, तमाम हमारे लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, तमाम लोगों ने आरती की थी और उसकी भव्यता देख के फिर आज पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत के लोग वहाँ आएंगे। मैं सभी का स्वागत। और केदारनाथ के गर्भगृह में लगी सोने की परत पर लगातार बवाल चल रहा है, जहां अब ये मामला सियासी मोड़ पर आ गया है। आपको बता दें कि केदारनाथ के पूर्व विधायक मनोज रावत ने अब इस मामले पर आरोप लगाए हैं कि जहां उन्होंने कहा है कि क्या टैक्सेशन की कार्रवाई पूरी की गई है, अगर समिति ने प्रस्ताव पास किया है तो उसको दिखाए। पहले सोने के मानक कुछ और बताए गए और आज जब सवाल खड़े होने लगे हैं तो उसे मानक में भी बदलाव कर दिया गया है। पूरे इस मामले में जांच होनी चाहिए और सबकी भागीदारी तय की जानी चाहिए। देखिए, जिस समय 6 महीने पहले ये खबरें चल रही थी, हर खबर में जिनमें ये दावा किया जा रहा था कि 550 प्लेटें सोने की लग रही हैं, या इतने 100 किलो सोना लग रहा है, या इतने अरब का सोना लग रहा था, उस हर खबर में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सम्मानित अध्यक्ष जी का भी बयान था। वो उस खबर को देख रहे थे। 1-2 जगह कहीं होती तो चूक होती, दर्जनों खबरें चली। उस समय उनको खंडन कर देना चाहिए था कि वास्तव में कितना है। हम तो कह रहे हैं कि हम 200 किलो की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम 23 किलो की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या 23 किलो सोना पूरी प्रक्रियाओं का पालन करके लगा है या नहीं लगा है, और वो लगा है तो कितना शुद्ध है, उसकी जांच क्या आपने जो भारत सरकार की वैध संस्थाएं जैसे MMTC, भारत सरकार की जो मेटल्स पर जो सबसे बड़ा काम करने वाली संस्था है, क्या उस संस्था से या ऑथराइज संस्था से उस सोने की जांच करा करके लगाया है कि नहीं लगाया है? अगर नहीं लगाया है और उसके स्वरूप में परिवर्तन हो गया है, हम तो साफ कह रहे हैं कि पुलिस वाले भी अगर चोरी, एक तोले सोने की चोरी हो जाती है, झुमके की चोरी होती है, अगर रिकवरी करते हैं तो पुलिस के कागजात में भी पुलिस उसको पीली धातु लिखती है। तो यहाँ तो 23 किलो का मामला था, हम क्या जाने। सरकार का बर्डन ऑफ प्रूफ मंदिर समिति पर है, और मंदिर समिति की नहीं, सरकार की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि पूरे विश्व के करोड़ों सनातन धर्मावलंबियों की आस्था का प्रश्न है। लोग ऐसे में दान कैसे करेंगे अगर उनका दान सुरक्षित नहीं रहेगा, और जिस रूप में उन्होंने दान दिया है वो सुरक्षित नहीं रहेगा, तो वो धर्मावलंबियों को बहुत ठेस पहुंचेगी। और दूसरा, दान हमारा एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या दान भारत के कानूनों के अंतर्गत लिया गया है या नहीं लिया गया है, ये मंदिर समिति को बताना चाहिए। मंदिर समिति को ये भी बताना चाहिए कि प्रस्ताव, कौन प्रस्ताव आया था, क्या उस प्रस्ताव पर समिति के अंतर्गत चर्चा हुई, क्या समिति ने ये निर्णय स्वर्ण मंडित करने का निर्णय पूरी समिति का सर्वसम्मति से चर्चा के बाद निर्णय था या अकेले अध्यक्ष का था।
और सरकार की इसमें या उत्तराखंड शासन की क्या भूमिका है, ये सब साफ करनी चाहिए। हम सभी भारत के सभी सनातन धर्मावलंबियों को ये अधिकार है कि इन प्रश्नों को पूछें, क्योंकि वो भी दान देते हैं, हम भी दान देते हैं। छोटा और बड़ा दान दान होता है, दानी को बड़ा और छोटा नहीं मानना चाहिए, दान भावनाओं से दिया जाता है। खबरों में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों पर चलाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़े का समापन हो गया है। एडीजे, अधिवक्ताओं, पालिका अध्यक्ष, कई संगठनों के अध्यक्षों की अगुवाई में स्वच्छता अभियान चलाया गया। सफाई अभियान की शुरुआत लक्सर तहसील परिसर से हुई और नगर के सभी मोहल्ले, तिराहों, चौराहों और बस अड्डों पर साफ सफाई की गई और लोगों से भी स्वच्छता बनाए रखने की अपील की गई। तो उत्तराखंड के निर्देशानुसार भारत को स्वच्छ बनाने के लिए साफ सफाई अभियान पूरे जोरों शोरों से चल रहा है। उसमें हम लोग भी सब शामिल हुए हैं। आज हमारे साथ में सभी अधिवक्तागण एवं सभी न्यायिक अधिकारी ग्रुप वाइज बटे हुए थे, ग्रुपों के अलग अलग ग्रुप के हिसाब से। और हम लोगों ने शिव चौक, चौराहा और रोडवेज बस स्टैंड पर सफाई का अभियान चलाया है। और मुख्य रूप से स्वच्छ अभियान के चलते बीमारियां जीवन में नहीं पड़ पाएंगी और हम सब स्वस्थ भी रहेंगे। इसी के साथ ये माननीय प्रधानमंत्री जी की मुहिम है और उसका संज्ञान माननीय हाईकोर्ट उत्तराखंड ने लिया है और उसमें सारे प्रदेश में एक साथ 12 तारीख से 18 तारीख के बीच में सफाई अभियान रहा। आज उसका समाप्ति का दिन था। लक्सर में भी करीब 10 जगहों पर सफाई चिन्हित की गई थी और हमारे न्यायिक अधिकारी भी हमारे साथ थे और नगर पालिका के कर्मचारी भी रहे, हमारे अधिवक्ता साथी भी रहे और समाज के गणमान्य लोग भी हमारे साथ रहे, जैसे डॉक्टर साहब जी, मास्टर जी है, तो ये लोग भी हमारे साथ रहे और बड़ा अच्छा लगा। स्वच्छ भारत और हम लोगों को चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपनी स्वयं शुद्धता करे और स्वच्छता अगर कर ली तो हमने हिंदुस्तान का नहीं वर्ल्ड का स्वच्छता अभियान में भारत पहले नंबर पाए। और देहरादून में जिलाधिकारी सोनिका की अध्यक्षता में ऋषि नन्ना सभागार कलेक्टर ने जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 95 शिकायतें प्राप्त हुई। ज्यादातर मामले जमीन से संबंधित रहे। इस दौरान जिलाधिकारी ने भूमि फ्रॉड के प्रकरणों पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश भी दिए। 5+ हमारे पास शिकायतें आई हैं और इसमें जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स की तो हैं, बिजली, पानी, नगर निगम, MDDA, लैंड के भी इश्यूज हैं बहुत सारे। हम कोशिश करते हैं कि रिजॉल्व हो तक। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी कि BKTC ने केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में सोने की परत बढ़ाने के विवाद को षड्यंत्र का हिस्सा बताया है, जहां समिति का कहना है कि दानी दाता की श्रद्धा और आस्था की भावना को देखते हुए मंदिर समिति ने बोर्ड बैठक में प्रस्ताव का प्रशिक्षण कर गर्भगृह को स्वर्ण मंडित करने की अनुमति दी है। आपको बता दें कि BKTC ने कहा है कि अधिनियम 1939 में निर्धारित प्रावधानों का अनुरूप ही दानी दाता से दान स्वीकारा गया है। साथ ही केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित करने के लिए शासन से अनुमति ली गई है। BKTC के नियमानुसार इसे स्टॉक बुक में दर्ज किया गया है, जहां दानी दाता ने BKTC से आयकर अधिनियम की धारा 80 का प्रमाण पत्र नहीं मांगा, लेकिन कुछ लोग षड्यंत्र रचकर केदारनाथ धाम की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। पूछना चाहूँगा कि क्या उन्होंने आज तक कभी देश में जो मस्जिदें हैं, जो अवैध मदरसे हैं, उनको कहाँ से दान प्राप्त हो रहा है, किन स्रोतों से दान प्राप्त हो रहा है, क्या उन्होंने कभी इसकी इंक्वायरी करी या कभी उन्होंने इस पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने हमेशा से हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचय दिया है। उसने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं के साथ में खिलवाड़ किया है। हिंदुओं के जो मान बिंदु है, संस्कृति है, उसके साथ में उन्होंने छेड़छाड़ की प्रयास किया है और हिंदू धार्मिक स्थल हैं उनके गरिमा के साथ में ठेस पहुंचाने का उन्होंने प्रयास किया है। और ये इसी क्रम में अब ये केदारनाथ धाम में, क्योंकि आप जानते हैं कि गत वर्षों से केदारनाथ धाम का में देश विदेश से बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। नए रिकॉर्ड केदारनाथ धाम की यात्रा का बन रहा है। इससे विचलित होकर के वो यात्रा व्यवस्थाओं में खलल डालने के लिए, धाम को की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए
उसको बदनामी करने के लिए इस प्रकार के हरिद्वार के नगर विधायक मदन कौशिक की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। जहां एक और श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़े में दो गुटों के बीच अखाड़े को लेकर विवाद चल रहा है और इसी बीच में मदन कौशिक के ऊपर भी लगातार आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि आज प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम में संतों ने एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में किस तरह राजनीति लोगों से अखाड़े को बचाया जाए और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपको ऐसे भूमाफिया विधायक को निष्कासित करना चाहिए। आज पूरे हरिद्वार में त्राहिमाम मच गई है। 2-2, 3-3 अखाड़ों ने लिख कर दिया है। आप उन्हें धमकाने का काम कर रहे हैं। सारा संत समाज जब सड़कों पे उतर जाएगा, सारे हरिद्वार के संत इस मुहिम को लेकर शांत नहीं बैठने वाले हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जहां लगातार मंदिरों का जीर्णोद्धार, मंदिरों का विकास करने पर लगे हुए हैं, उन्होंने बाबा काशी विश्वनाथ का नक्शा बदल दिया। उन्होंने उज्जैन महाकाल को बहुत सुंदर बनाया। भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण हो रहा है। उधर ये विधायक हमारे हरिद्वार के आश्रम मठ मंदिरों पे कब्जा करने का काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। इसके लिए चाहे कोई आंदोलन करना पड़े, चाहे रूट मार्च निकालना पड़े, चाहे धरने पे बैठना पड़े, जो भी करना पड़ेगा, संत समाज पीछे नहीं हटेगा। इसको राजनीतिक डाइवर्सन करने की कोशिश मत करें। आज सारे संत त्राहिमाम मचा रहे हैं हरिद्वार में। ऐसी स्थिति निर्माण कर दी है आपने। हरिद्वार जो आज पूरे विश्व का एक आध्यात्मिक नगर है, आज हरिद्वार की आध्यात्मिकता समाप्त होती जा रही है। अभी लोकसभा का चुनाव सर पर है। पूरे देश में पूरी पार्टी चुनाव जीतने के लिए काम कर रही है। ये व्यक्ति पार्टी को गर्त में ले जाने का काम कर रहा है। इस देश के प्रधानमंत्री जी को विशेषकर यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है। और उत्तराखंड का जो भाजपा संगठन है, मैं उससे भी कहना चाहता हूँ कि इनकी जांच कराई जाए। इतनी अरबों की संपत्ति इनके पास कहां से आई? फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए इंडिया वॉइस।